हेलो नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पे। साथियों मैं आपका साथी मालाराम चंदेला। तो जैसा आप सभी जानते हो ग्रुप डी का बहुत कम समय बचा है, हरियाणा ग्रुप डी का। और अपने चैनल पर जो है आपको सभी प्रकार के मॉक टेस्ट हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आज का अपना मॉक टेस्ट होगा इंडिया जी के संबंधित। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, डू या डाई, ठीक है। करो या मरो या डू या डाई का नारा इसमें दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के समय में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन की मैं बात करूं तो 1947-48 में क्या था? वायसराय था भारत का, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की मैं बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी कब था? तो ये 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 तक क्या थे? लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है ना। उसके बाद में मैं बात करूँ थी लॉर्ड इरविन की, लॉर्ड इरविन की, ठीक है। तो 1926 से लेकर के 1931 तक, 1926 से 1931 तक। और लॉर्ड लिनलिथगो ये 42-43 में क्या थे? वायसराय थे, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ? तो उत्तर हो जाएगा अपना लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक है, कि जो बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो लॉर्ड कलायू, लॉर्ड कलायू। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अकेले गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड कलायू, गवर्नर जनरल पूछे तो कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। आप पूछ सकता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय पूछे, वायसराय, तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम भारतीय पूछ ले तो प्रथम और लास्ट सी राजगोपालाचारी थे, राजा जी के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? अपना क्वेश्चन है कि भाई जो हर्षवर्धन थे उसको किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, जो ऑप्शन 1 में दे रखा है। और ये थे थानेसर के शासक थे, थानेसर। कौन सी जगह के? थानेसर के थे। कौन? प्रभाकर वर्धन। और इनका जो पुष्य भूति वंश था, वर्धन या पुष्य भूति वंश से ये संबंध रखते थे। कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय राइट उत्तर हो जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये पुलकेशिन द्वितीय किसका था? तो ये चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। और इसने नर्मदा नदी के तट पर हराया था, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। अपना ऑप्शन दे रखा है नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन है ना, उसने क्या किया था? उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये पुलकेशिन द्वितीय है ना, देखो हर्षवर्धन को तो किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और नरसिंह वर्मन ने किसको पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने किसको पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन द्वितीय को, ठीक है। ये क्या था? ये जो नरसिंह वर्मन था ये पल्लवी शासक था। कौन सा?
पल्लवी, ठीक है ना। और शशांक है हिंदू धर्म का कट्टर था, हिंदू धर्म का कट्टर था, ठीक है ना। तो हमारा हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में शासक कौन बना, सबसे कम उम्र में शासक कौन बना। तो विश्व का सबसे कम उम्र में शासक, कम उम्र में कौन था, बाबर, कौन था, बाबर, ठीक है। भारत का पूछ ले, भारत का सबसे कम उम्र में शासक कौन बना, तो भारत का बना कौन, अकबर, कौन बना, अकबर। और यदि हरियाणा का पूछ ले कि हरियाणा का सबसे कम उम्र में शासक कौन बना, तो थे हर्षवर्धन, कौन था, हर्षवर्धन। तो ये 16 साल की उम्र में क्या बना था, हरियाणा का शासक बना था। बाबर 11 साल की उम्र में बन गया था, ठीक है ना। और भारत का सबसे कम उम्र में अकबर कितने साल में, 13 साल में, ठीक है ना। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो देखो साथियों, पहला ऑप्शन दे रखा है रामायण। तो देखो रामायण की रचना किसने की थी, या रामायण किसने लिखी थी, तो वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने, ठीक है। इसे आदि कवि भी कहा जाता है, आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि जी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने रामायण क्या किया था, लिखा था, ठीक है। तो रामायण को क्या कहा जाता है, तो रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, आदि काव्य, ठीक है, आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। और वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है, आदि कवि। तो देखो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो भगवत गीता, कौन सा धार्मिक ग्रंथ है, भगवत गीता को, ठीक है। और ये भगवत गीता है, ये महाभारत के, ठीक है। तो महाभारत का एक पर्व है, ठीक है, भीष्म पर्व। तो महाभारत का भीष्म पर्व जो है उससे इसको लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता। कुरान शरीफ में क्या है, अल्लाह के शब्दों को बताया गया है। द न्यू टेस्टामेंट में क्या है, कि जो न्यू टेस्टामेंट जो बुक है ना, उसमें क्या कहा गया है, तो ये जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जो शिष्य थे उन्होंने लिखी थी, किसने लिखी थी, ईसा मसीह के शिष्यों ने, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति का आदेश नहीं है, यहाँ पे अध्यादेश कर लेना आप, कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, अध्यादेश वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, पावर है, कि जब किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो या इमरजेंसी के दौरान वो कानून बना सकता है अध्यादेश पारित करके। लेकिन वो जो अध्यादेश है, वो अध्यादेश 6 हफ्तों के अंदर अंदर, 6 हफ्तों में क्या होना चाहिए, जो 6 हफ्ते हैं उन 6 हफ्तों के अंदर या 6 हफ्तों के अंदर क्या होना चाहिए उसको, मतलब इन सदनों से पास कराना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसा करके टोटल इसका जो अपना आंसर है वो जाएगा 6 महीने, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, रह सकता है, तो 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व में किस वर्ष केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, विश्व में किस वर्ष केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। तो देखो अपना ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है 1668, ठीक है। तो 1668 में बैंक ऑफ स्वीडन, बैंक ऑफ स्वीडन की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ स्वीडन। और ये बैंक किसके लिए बना था, जो डच व्यापारी थे, डच व्यापारी। तो ये डच व्यापारी इस बैंक के जरिए अपना व्यापार करते। तो बैंक ऑफ स्वीडन की स्थापना, जो पहला केंद्रीय बैंक था पूरे विश्व में, पहला केंद्रीय बैंक, तो बैंक ऑफ स्वीडन, ठीक है, बैंक ऑफ स्वीडन। इसके बाद में 1694 में, 1694 में, ठीक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों अपना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर भूमध्य है, कौन सा सागर है भूमध्य है, ठीक है। तो देखो तिमोर सागर, अराफुल सागर, ग्रीनलैंड सागर, अरल सागर। तो भूमध्य, भूमध्य कौन सा सागर है, ठीक है।
तो देखो अरल सागर है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इनसे घिरा हुआ है, और कजाकिस्तान, ठीक है। तो भूमध्य सागर कौन सा है अपना? अरल सागर, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। जो तिमोर सागर की थी मैं बात करूं कि भाई जो तिमोर सागर है वो क्या है, तो ये उथला सागर है, उथला सागर है, ठीक है, या कम गहरा सागर है ये, ठीक है ना। और इसमें जो कई प्रकार के जो चट्टाने हैं वो पाई जाती हैं, कई प्रकार की चट्टाने और निर्जीव जीवों से भरा हुआ है, या इसमें हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो उसके भंडार भी इसमें हैं। कहाँ? किसमें? तिमोर सागर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। वास्को डी गामा ने किस समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो सीधी बात है भारत की। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, भारत की खोज की थी। और कहाँ आया था? कालीकट में। कहाँ आया था? कालीकट, ठीक है ना, कालीकट बंदरगाह पे आया था। यदि मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका की खोज, तो 1492 में, 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है। अपना ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रेलिया की, तो जेम्स कुक ने, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। और अमेरिका की क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब करी? 1492 में। तो भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा। और कौन से समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की, और कालीकट बंदरगाह है उस पर सबसे पहले पहुंचा था। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? तो देखो साथियों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार तो इसकी शुरुआत हुई 1957 में, भारत में ये मिला 1958 में। किसको? विनोबा भावे को। किसको मिला? विनोबा भावे को। क्यों मिला? क्योंकि उसने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन। इसलिए उसको क्या किया गया? उसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं यदि आगे की रमन तो 1962 में मदर टेरेसा को मिला। 1962 में किसको मिला? मदर टेरेसा को, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल को भी, ठीक है। और जो किरण बेदी जी हैं, किरण बेदी, उनको भी मिला हुआ है, ठीक है। अभी 2019 को किसका 2019 में किसको मिला था? तो रवीश कुमार को मिला था। किसको मिला था? रवीश कुमार को, ठीक है। और रवीश कुमार क्या थे? एनडीटीवी के पत्रकार थे। कौन? रवीश कुमार, ठीक है। और उससे पहले यदि मैं बात करूं 2018 की, तो भरत आटवानी को मिला था। और भरत आटवानी क्या थे? तो मनोचिकित्सक थे, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो देखो प्रश्न ये था कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार नामित है या दिया जाता है? तो अपना राइट उत्तर हो जाएगा इसका फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा को कार्यकाल से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्य विधानसभा की बात करूं, उसको कार्यकाल से पहले कौन भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 में जो राज्यपाल होता है उसके पास ये पावर होता है कि उसको महसूस हो या उसको ऐसा लगे कि भाई जो सदन है उसमें किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है या अल्पमत में सरकार है, तो वो क्या कर सकता है? जो विधानसभा है उसके कार्यकाल को समय से पूर्व क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल को, और अनुच्छेद की बात करूं तो 174, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तो देखो अपना जो ऑप्शन नंबर डी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को, यदि मूल्यह्रास और भत्ते को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या बचता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ठीक है। सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाने के बाद, ठीक है। तो अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है? तो देखो संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। संविधान का भाग नंबर 3 अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, ठीक है। और ये जो मूल अधिकार हैं
इन मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और मैं यदि बात करूं मूल अधिकार, तो इसमें एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट आता है कि जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने, किसने? भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान तो संविधान की आत्मा कहा है कि ये जो अनुच्छेद 32 है ना, ये संविधान की आत्मा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। लेकिन भाग 3 को, जिसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं, उसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनुच्छेद 32 को किसने कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन ये आ जाए कि भाई भाग 3 को किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा साथियों, ठीक है ना। संविधान का अनुच्छेद 17 क्या है? तो हम सब जानते हैं 17 में अस्पृश्यता का क्या किया गया है? उन्मूलन। ये बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का आचरण वर्जित है, ये भी सही है। अस्पृश्यता का व्यवहार एक अपराध है, ठीक है ना। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी अपने क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखो भारत का जो संविधान है उसमें देखो आप ये शब्द याद रखना, सरल। कौन सा? सरल। स से संसद, ठीक है, र से राज्यसभा, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, ठीक है। तो संसद का वर्णन तो संविधान के अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा जैसा उच्च सदन है तो इसके तुरंत बाद यानी 80 में, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है इनका। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। देखो हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह पे दूसरे ले लिए जाते हैं। ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन, ठीक है ना, ये कभी भंग नहीं होता है। और नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता और समानता विरोधात्मक है, ये विचार किसका है? स्वतंत्रता और समानता विरोधात्मक है, तो ये विचार है अरस्तू का। किसका है? अरस्तू ने कहा था कि स्वतंत्रता और जो समानता है ये तो विरोधात्मक हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था? अरस्तू ने। बात करूं रूसो की, तो रूसो की एक बहुत ही जबरदस्त बुक आई थी 1762 में, 1762 में, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ठीक है। उसके बाद मार्क्स की बात करूं तो 1848 में मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की बढ़िया बुक कौन सी आई थी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। ये पूछी जाती हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है, कब आई, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? सामाजिक समझौता भी आ सकता है, ठीक है, इसको हिंदी में सामाजिक समझौता, ठीक है। उसके बाद में रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ ए जस्टिस, हिंदी में बोल सकते इसको न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। कब आई? 1971 में। कब आई? 1971 में, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो देखो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके तहत? 93वां जो अपना संशोधन है, ठीक है। और ये कब से लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1994 से लागू किया गया है इसको। किसको? जो अपना 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 से ये था, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया है कि जो पंचायतें हैं, तो पंचायती राज अधिनियम पास किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। कहाँ लागू हुआ? तो नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर जिले में, ठीक है ना। और वहाँ भी एक
नागौर जिले का बगादरी गांव है, बगादरी, तो उस गांव से इसको लागू किया गया था। उसके बाद में तुरंत बाद में इसको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में, ठीक है। तो जो अपना संविधान का संशोधन था वो 73वां, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन में क्या है, शहरी नगर निकाय है, शहरी नगर निकाय है, ठीक है। बात करूं 72वां, और जैसे तो 72वां जो संविधान संशोधन है तो उसमें जो राज्य हैं, ठीक है, तो उन राज्यों की जो सीटें हैं जो अपनी विधानसभा में, तो उसके संबंधित है। और 75वां जो किराए वगैरह है उनसे संबंधित है। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडवर्ड स्टोन ने, तो ली कार्बुजियर ने, तो इसने चंडीगढ़ का वास्तुकार था। तो किसका? चंडीगढ़ का डिजाइन बनाया था इसने। तो एडविन लुटियंस, बिल्कुल दिल्ली का। और जो राष्ट्रपति भवन है उसका डिजाइन निर्माण करने वाला कौन था? एडविन लुटियंस, अपना राइट आंसर होगा, ठीक है ना, एडविन लुटियंस। तो देखो साथियों, आज की जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य लिखें। और यदि वास्तव में आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आपका अपना चैनल है जीके बाय मालाराम सर, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।